हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में। जी हाँ, आईपीओ के टाइम पे ये वर्ड जो है वो बहुत ही बज़ होता है, एंकर इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स है तो वो एक अच्छी बात है। मार्केट में वो पर्टिकुलर आईपीओ की डिमांड वो काफ़ी बढ़ा देते हैं, क्योंकि उसकी रकम भी उतनी ही वो इन्वेस्टेड रहती है। अब उसकी वजह से माहौल में एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है, एकदम बज़ क्रिएट हो जाता है। तो सारी बात जानेंगे हम। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो एंकर इन्वेस्टर्स की बात पे आ जाएंगे हम। तो 2009 में सेबी ने एक रूल निकाला था जिसको एंकर इन्वेस्टर्स को कहते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। यस, क्यूआईबी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसमें सिस्टम कुछ ऐसी रहती है कि वो एज अ एंकर इन्वेस्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि उनको जब भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना है बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू, तो 10 करोड़ की मिनिमम अमाउंट उनको इन्वेस्ट करनी ही करनी है वो पर्टिकुलर आईपीओ में। अगर वो इंटरेस्टेड है देन ओनली दे विल बी कंसिडर्ड एज एंकर इन्वेस्टर्स। करेक्ट? तो 10 करोड़ की मिनिमम अमाउंट तो लगानी ही है। दूसरी बात, एंकर इन्वेस्टर्स ना कोई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकता है या कोई इंस्टीट्यूशंस भी हो सकती है। मान लो कि मैं एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हूँ, मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, मुझे वो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा है कि हाँ, इसके आईपीओ मुझे भरने चाहिए, मैं तो 10 करोड़ डालने के लिए तैयार हूँ। तो मैं डाल सकता हूं एज अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी। और इंस्टीट्यूशन तो डेफिनेटली वो तो डाल ही सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी रकम होती है, तो उनको तो यह सच कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये एक बात हो गई। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एंकर इन्वेस्टर्स को टोटल साइज इश्यू का 30% ऑफ द शेयर अलॉटमेंट दिया जा सकता है। मैक्सिमम अप टू 30% की अलॉटमेंट उनको दी जा सकती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, एंकर इन्वेस्टर्स बोला जाता है, तो जब भी एंकर इन्वेस्टर्स को ये शेयर्स या स्टेक की अलॉटमेंट होती है तो उनके वो जो स्टेक है वो 30 दिन तक लॉक कर दिए जाते हैं, जिसको कहते हैं हम लॉक इन पीरियड। मतलब कि शेयर लॉन्च होने के 30 दिन तक वो शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं। तो वो थोड़ी सी मतलब डिसएडवांटेज वाली बात है, क्योंकि अगर उसके बीच में शेयर की प्राइस अप जा रही है या डाउन जा रही है, वो एंकर इन्वेस्टर्स को झेलना ही पड़ेगा। और दूसरा भी डिसएडवांटेज पॉइंट ये है कि 30 दिन के बाद तो बेच सकता है। तो अगर 30 दिन के बाद एंकर इन्वेस्टर्स जब भी मार्केट में अपना शेयर बेचते हैं, तो डेफिनेटली बात है कि आपने जैसे कि सुना मिनिमम 10 करोड़ की अमाउंट है, तो 10 करोड़ के हिसाब से कितने नंबर ऑफ शेयर्स भी उतने ज़्यादा होंगे। तो एक साथ अगर वो बेचते हैं तो उस टाइम पे ना शेयर कुछ टाइम के लिए ऐसा होता है कि शेयर की प्राइस ठक 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 डाउन हो जाती है और थोड़ा पैनिक भी क्रिएट हो जाते हैं, नेगेटिव न्यूज़ भी आती है। तो हमारे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक होके फट 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 वो भी लॉस में या पता नहीं जो भी अपने शेयर्स को बेच देते हैं। तो ये सिचुएशन एक क्रिएट होती है एज एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स की एक और बात है कि सॉरी गाइस, एंकर इन्वेस्टर्स की एक और बात होती है कि अगर मेरी कंपनी में मतलब आईपीओ लॉन्च हो रहा है, तो मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे रिलेटिव्स या मर्चेंट बैंकर्स या मेरी कंपनी के अदर प्रमोटर्स एज एंकर इन्वेस्टर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो अप्लाई। अब एंकर इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स में थोड़ा सा फर्क ये है, हम रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी आईपीओ फिलअप करते हैं ना, तो लॉटरी की तरह होती है, कभी हमको आईपीओ लगता है, कभी हमको आईपीओ नहीं लगता है। एंकर इन्वेस्टर्स में ऐसा नहीं होता है, उनकी अलॉटमेंट फिक्स्ड ही होती है, उनको वो स्टेक जो है वो उनका मिलना ही मिलना है। हमको जब हम आईपीओ फिलअप करते हैं तो हमको ना प्राइस बैंड दी जाती है, अपर या लोअर। उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और जनरली हम तो अपर प्राइस ही फिल करते हैं। उनके लिए ये अपर लोअर वाली बात नहीं होती, उनके लिए एक अलग से फिक्स्ड प्राइस डिसाइड करी जाती है कि भाई आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके लिए एक अलग सी फिक्स्ड प्राइस। तो ये एक उनको सहूलियत मिलती है।
और दूसरी बात कि जब भी ये फिक्स्ड प्राइस बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू होती है, तो मान लीजिए कि जैसे कि मैं एंकर इन्वेस्टर्स हूँ और किसी मुझे वो शेयर की अलॉटमेंट हुई है वो 100 रुपये में हुई है, राइट, और बुक बिल्डिंग प्रोसेस की प्राइस जो है वो 110 रुपये है, तो वो 10 रुपये का जो गैप है ना, वो एडिशनल वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी। उसके नीचे का जो अगर है 100 से 90 है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस की वैल्यू प्राइस, तो वो 10 रुपये तो और बचे हुए हैं मेरे, तो वो बची हुई लेकिन वो मेरी रकम होगी ना, वो रिफंडेबल नहीं है। नियम कुछ इसी तरह का है, तो ये भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है। हालांकि नॉर्मली ना एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सारी कैलकुलेशंस करके ही आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ लेके गए, 9 करोड़ की अलॉटमेंट हो गई और 1 करोड़ गायब हो गया। इस तरह का कुछ सीन नहीं होता है, बट वो एक हर एक चीज जब कैटेगराइज्ड और क्लियर आउट होती है तो उसके भी नॉर्म्स में ये एक चीज है। अब दूसरी बात कि जब भी आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला होता है उसके एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टमेंट को वो अलॉटमेंट लिस्ट बाहर हो जाती है, उनको फिक्स प्राइस में मिल जाता है। तो अगर वो आपको देखनी है तो BSE और NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डेफिनेटली वो चीज़ देख सकते हैं कि एक दिन पहले आईपीओ ओपन होने के एक दिन पहले ये डेफिनेटली आप वहाँ पे देख सकते हैं। और तो आई थिंक सारी बातें मैंने ये एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में कवर की है। आई होप ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि उनकी भी फाइनेंशियल जो जर्नी है वो और भी कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और ब्यूटीफुल हो पाए, सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइस।